हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग एमसीक्यू हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई क्लास में स्वागत है। आज हम अपनी इस नई क्लास में हमारा जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, आज जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है उसका हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। पेपर का जो मुझे रिस्पांस मिला है वो मुझे मिला जुला है। मिला जुला मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पेपर बहुत अच्छा गया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना अकाउंट और स्टेट्स का अच्छा गया था। तो सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, देखिए अकाउंट स्टेट का कंपैरिजन जो है वो कभी भी थ्योरी पेपर से नहीं कर सकते। रीजन ये है कि पूरे साल भर बच्चे जिस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं वो होता है अकाउंट और स्टेट्स। इकोनॉमिक्स पढ़ते बहुत है लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, और राइटिंग प्रैक्टिस ना करने की वजह से एक थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है, एग्जाम्स में कभी कभी वो पूरा आंसर्स कंप्लीट नहीं कर पाते। दूसरा, अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो 2 मार्क्स में भी वो बहुत ज्यादा लिखने लगते हैं, 3 मार्क्स में भी बहुत ज्यादा लिखने लग जाते हैं। यानी आने लगता है तो बहुत ज्यादा लिख देते हैं, नहीं आता है तो कुछ नहीं लिखते। तो ये जो इमोशंस की वजह से आप पेपर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन छूट ही जाता है। तो थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल करो, और मैंने पहले ही बताया है कि भावनाओं में बह के पेपर नहीं लिखना होता है। जितना लॉजिकली पूछा है, जितना मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखो, राइट। तो ये चीजों का थोड़ा याद, इसको थोड़ा ध्यान रखना। और एक बात और, मुझे थोड़ा कुछ बच्चों से पता चला कि स्कूलों में भी जो सपोर्ट था वो प्रॉपर नहीं था, यानी जो सुपरवाइजिंग स्टाफ थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से, जो उनका बिहेवियर था वो अनएथिकल था। अब मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये सारी चीजें, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं भी इसी फील्ड में आ जाता हूँ, मैं भी इसी लाइन में आ जाता हूँ। हो सकता है मैंने भी ऐसा कभी बिहेव किया, लेकिन हाँ भाई इतना तो है, मैं बोर्ड एग्जाम्स में या मैं कभी भी एग्जाम्स में बच्चों को प्रेशराइज नहीं करता किसी चीज के लिए। तो छोड़ो, अभी वो उनका अपना नेचर है, वो अपना जानेंगे, उनके साथ उन्होंने जो किया है उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। उनका कहता है ना कि इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, तो उनको अपना फल मिलेगा। फिलहाल हम लोग अपना देख लेते हैं एमसीक्यूज कितना राइट है और कितने रॉन्ग है। मैं यहाँ पे आंसर्स आपको बता देना, अपना मैच कर लेना, और जो भी आपका स्कोर होगा वो स्कोर आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। नंबर 1, जब स्तंभ आकृति के प्रत्येक स्तंभ का मूल्य एक से अधिक उप विभागों में वितरण किया जाए तब। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा उप विभागों में वितरण किया जाए तब कौन सी आकृति बनती है। क्या बोला है, कौन सी आकृति बनती है अगर उप विभागों में बनाया जाए तब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विभाजित स्तंभ आकृति। क्या हो जाएगा, विभाजित स्तंभ आकृति। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसका समावेश आलेख के प्रकार में नहीं होता है। सॉरी, क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से किसका समावेश आलेख के प्रकार में नहीं होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला लिखा स्तंभालेख, दूसरा लिखा है आवृत्ति वक्र, तीसरा लिखा है आवृत्ति बहुकोण। ये चार के चारों जो है वो हमारे आकृति के आलेख के प्रकार होते हैं, लेकिन जो चित्राकृति है ये हमारा आलेख का प्रकार नहीं है। अगर आप प्रॉपरली, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ग्राफ वाला, यानी आलेख वाला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, अगर उसका प्रॉपरली अगर देखेंगे अच्छे से तो उसमें देखो स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया गया है कि हमें दो चीजें पढ़नी है। हमें दो चीजों में क्या पढ़ना था, हमें एक आकृति पढ़ना था और एक आलेख पढ़ना था, राइट। तो स्टार्टिंग में हमें दिखा था आकृति के प्रकार, तो आकृति के प्रकार में ये वाला समावेश था चित्ताकृति वाला। लेकिन दूसरा वाला जो हमारा आलेख वाला है, और आलेख के प्रकार में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आलेख के प्रकार में इन सारी चीजों का समावेश था। ठीक है, ये वाला जो हमारा है ना स्तंभाकृति, आकृति वृत्त, आवृत्ति बहुगुण, ये हमारा किसमें है, आकृति वाले में है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्राकृति। ओके, तीसरा क्वेश्चन है कि देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में कौन से क्षेत्र का योगदान घटता है। तो बोला है कौन से क्षेत्र का योगदान घटता है। हम सब जानते हैं जब किसी भी देश का विकास होने लगता है तो वो देश भागता है उद्योगों की तरफ, यानी औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ भागता है। लेकिन अगर वो औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ भागता है तो उसका तो योगदान घटेगा नहीं। उसका योगदान किस क्षेत्र में घट जाता है, तो उसका जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र में घट जाता है। मतलब उद्योगों की तरफ भागने की वजह से कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो घट जाता है। जैसे आप हाल में देख सकते हैं कि लोग ज्यादातर इंडस्ट्रीज में काम करने के उत्सुक हो रहे हैं, और इंडस्ट्रीज में काम करने की वजह से लोग गाँव से अपना गाँव छोड़ के, अपना खेत खलियान छोड़ के लोग शहरों में आ रहे हैं कंपनियों में काम करने के लिए। तो हमारा जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो क्या होते हो जा रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास अंक का अधिकतम मूल्य कितना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अच्छा, दूसरी एक बात और आपको बता दो, ये जो हमारा इकोनॉमिक्स का बीए का ओसी का, सॉरी ओसी बोला, एसपी का जो पेपर होता है, थ्योरी पेपर होता है, इसमें जो अभी देखो इकोनॉमिक्स का जो फिलहाल आया है वो यही दिख रहा है कि जो ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं, यानी जो 20 एमसीक्यूज आया है, 20 में से लगभग 15 एमसीक्यूज तो ऐसे हैं जो आपके बुद्धि पर कहते हैं ना डिपेंड करता है। बुद्धि मतलब बोलते हैं ना कॉमन सेंस,
ठीक है, सामान्य ज्ञान पर आपके डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉर्मल जानकारी होगी तो आप आराम से आंसर टिक कर सकते हैं। बाकी के जो 5 है वो आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे, या आपने पढ़ा होगा तब, जैसे ये मानव विकास अंक वाला, अगर ये याद होगा तभी एक करोगे, नहीं तो 100 लगा के भी आ सकते हो, राइट। तो इसी वजह से जो हमारा एमसीक्यूज है वो काफी ईजी था, बाकी का पेपर भी बहुत ईजी था, बस थोड़ा सा क्या हो गया, लेंदी हो गया था। ओके, चलिए उसको हम साइड में रखते हैं, भी आगे अगला एमसीक्यू देखते हैं। अगला एमसीक्यू क्या लिखा है कि मुद्रास्फीति है कैसी घटना है। तो यहाँ पे देखो नाम ही लिखा है मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति किससे जुड़ा हुआ था, मुद्रा से, यानी मौद्रिक हो जाएगा, राइट। ये कौन सी घटना है, ये मौद्रिक घटना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि वस्तुओं और सेवाओं के बदले में जो सर्वस्वीकृत है वह मुद्रा है। यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा दी थी श्रीमान रॉबर्टसन ने। किसने दिया था, रॉबर्टसन ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में किया गया। क्या बोला है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1949। स्थापना जो थी वो 1935 में की गई थी, लेकिन जो राष्ट्रीयकरण था वो 1949 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका समावेश मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन में होता है। अब यहाँ बोला कि गुणात्मक साधन में किसका समावेश होता है, तो मौद्रिक नीति के दो साधन होते हैं, गुणात्मक और एक परिमाणात्मक। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो 3 है, 1, 2 और 3, यानी ए, बी और सी, ये हमारी परिमाणात्मक है, लेकिन हमारा जो चौथा है भेदभाव युक्त ब्याज की दर, ये हमारा क्या है, गुणात्मक साधन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि तेंदुलकर समिति की सिफारिश के अनुसार 2011-12 के लिए ग्राम क्षेत्रों की गरीबी रेखा निश्चित करने में मासिक कितने रुपए निश्चित किए गए थे। यानी ये पूछा कि 2011-12 में उन लोगों ने क्या बोला था, यानी सॉरी, ये जो तेंदुलकर कमिटी बोला, तेंदुलकर समिति है, इन्होंने क्या कहा था कि भाई कितने रुपए की आवश्यकता होती है। तो तेंदुलकर कमिटी सॉरी सॉरी तेंदुलकर समिति ने कहा था कि 816 रुपए की जरूरत होती है। कितने रुपए की मासिक जरूरत होती है, 816 रुपए की। ये बात किसने कही थी, तेंदुलकर समिति ने, कमिटी नहीं, समिति ने। वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स होने की वजह से ना थोड़ा सा जो वर्ड्स है ना वो फंबल हो जाता है। ठीक है, कमिटी का समिति, समिति का कमिटी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2013 में भारत में सबसे कम गरीबी किस राज्य में देखने को मिली। तो क्या पूछा, 2013 में गरीबी सबसे कम गरीबी कौन से राज्य में थी। तो सबसे कम गरीबी जो था वो कौन से राज्य में था, गोवा। सॉरी, हाँ चल रहा है पेन। तो सबसे कहाँ पे था, गोवा। यानी ये जिस स्टूडेंट का ये पेपर है उसका तो आंसर राइट है, तो उसने गोवा ही लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट है बेरोजगारी के प्रकार निर्धारित करने के मुख्य 4 मापदंड किसने दिए थे। तो 4 मापदंड दिए थे श्री राजकृष्ण ने। किसने दिया था, श्री राजकृष्ण ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि सक्रिय श्रम की आपूर्ति में सामान्य रूप से कौन सी उम्र समूह के व्यक्तियों का समावेश होता है। तो यहाँ बोला सक्रिय वालों में किनका समावेश होता है, तो सक्रिय श्रम की आपूर्ति में समावेश होता है 15 से लेके 64 उम्र वालों का। कितना समावेश होता है, 15 से लेके 64 उम्र वालों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ईस्वी सन 2011 में भारत में मृत्यु दर का प्रमाण कितना था। तो ईस्वी सन 2011 में भारत में मृत्यु दर का जो प्रमाण था वो था 7.1। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस फलन का समावेश अनाज में किया जाता है। किसका समावेश अनाज में किया जाता है, तो एक बाजरा ही है जिसका समावेश अनाज में किया जाता है। बाद में ये बाकी ये सारी जो है वो नकदी फसल में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका समावेश कृषि क्षेत्र के संस्थाकीय परिबल में किया जाता है। तो अगर ध्यान से देखिए तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें परिबलों के बारे में पढ़ा गया, हमारे 3 परिबल हैं। तो इसमें से अगर आप ध्यान देखो तो यंत्रों का उपयोग, जंतुनाशक दवाइयां और भूमि परीक्षण, ये 4 की चारों जो चीजें हैं ना वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। कि टेक्नोलॉजी का विकास होने की वजह से लोग यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं और भूमि का परीक्षण करवा रहे हैं। लेकिन जो हमारा ग्रामीण समाज व्यवस्था है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा संस्थाकीय परिबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में विदेश व्यापार में कौन सा साधन सबसे अधिक गतिशील हुआ है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये होगा होगा ठीक है। वर्तमान समय में विदेश व्यापार में कौन सा साधन सबसे अधिक गतिशील हुआ है, यानी सबसे अधिक गतिशील वाला कौन सा है। तो अगर आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, श्रम। जो श्रम है वो सबसे ज्यादा गतिशील हुआ है, वो यहाँ से वहां आराम से आते जाते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है लेन देन की तुलना में कितने खाते होते हैं। तो लेन देन की तुलना में कितने खाते होते हैं, 2 खाते होते हैं। नेक्स्ट है कि रेलवे कौन से उद्योग का उदाहरण है। तो जो रेलवे है वो विभागीय उद्योग का उदाहरण है। रेलवे हो गया, ये पोस्ट हो गया, ये सब किसका है, विभागीय उद्योगों का उदाहरण है। नेक्स्ट है कौन से उद्योगों में पूंजी निवेश की मर्यादा 25 लाख रुपए की है। कौन सा वाला ऐसा है जिसमें सिर्फ 25 लाख रुपए मर्यादा है। तो सिर्फ 25 लाख रुपए किसमें मर्यादा है, वो है आपका अत्यंत छोटे पैमाने के उद्योग। कौन सा है, अत्यंत छोटे पैमाने के उद्योग। नेक्स्ट है
भारतीय कानून संहिता के अनुसार किस उम्र तक के बालकों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए? तो इसके बारे में अक्सर टीवियों में भी न्यूज में दिखाया जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो क्या रहेगी? मुफ्त रहेगी। और ये भारतीय कानून संहिता में भी कहा गया, यानी भारतीय कानून में कहा गया कि 6 से 14 साल वाले बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 20 एमसीक्यूज। अब आप एमसीक्यूज अपना मैच कर लो और देख लो आपके कितने सही है, और जो भी आपका स्कोर होता है वो स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को जरूर करेंगे। ओके, तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।